देखिए, आप इसमें कृषि की जो शाखाएं थे उनको आप जान चुके थे। अब अपन इसमें जानेंगे कृषि के कुछ अन्य प्रकार, विशेष प्रकार की कुछ कृषियां हैं, जैसे सीढ़ीदार कृषि है, या अपन यूँ कह सकते हैं मिश्रित कृषि है, रिले कृषि है, विस्तृत कृषि है, पारिस्थितिक कृषि है। यानी कृषि के कुछ अन्य जो विशेष टाइप्स हैं, या यूँ कह सकते हैं आप झूमिंग कृषि, जो कि भीलों और जो गरासिया जाति हैं उनके द्वारा की जाती है। इन कृषियों की अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ अपने पास जो हेडिंग बनती है वो हेडिंग बन रही है कृषि के अन्य प्रकार, या यूँ कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की कृषि, या आप इसे कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की कृषि। विभिन्न प्रकार की कृषि। अब उसमें देखिएगा नंबर 1, सबसे पहले अपन इसमें बात कर रहे हैं बारानी कृषि की। नंबर 1 है अपने पास बारानी कृषि, या इसे अपन कहते हैं शुष्क कृषि। शुष्क कृषि यानी कि ड्राई एग्रीकल्चर, या अपन कह सकते हैं ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग। तो देखिए, बारानी कृषि होती क्या है? ये ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, या यूँ कह सकते हैं जो कृषि वर्षा पर पूर्णतः आधारित होती है उसे ही आप कहते हैं बारानी कृषि। तो यहाँ इसके लिए इससे संबंधित जो पॉइंट्स अपन कह सकते हैं वो पॉइंट्स अपन ये कह सकते हैं। सबसे पहले 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि। तो ध्यान रहे, इसके लिए पैमाना क्या है? 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली जो कृषि है वही क्या कहलाती है? शुष्क कृषि अथवा बारानी कृषि, यानी कि ड्राई एग्रीकल्चर या ड्राई फार्मिंग कहलाती है। इसके लिए आप यूं भी कह सकते हैं पूर्णतः वर्षा पर आधारित जो कृषि है, पूर्णतः वर्षा पर आधारित कृषि, यानी कि जो कृषि पूरी तरह से वर्षा पर आधारित है वही कैसी कृषि कहलाती है? बारानी कृषि कहलाती है। यहाँ ये विशेषकर कहाँ की जाती है? तो इसके लिए अपन कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान में की जाती है मुख्यतः। पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः इस प्रकार की कृषि की जाती है, या इसके लिए पश्चिमी राजस्थान से अपना तात्पर्य है मुख्य रूप से ये की जाती है जोधपुर में। तो देखिए, पहली जो कृषि का अपने टाइप जाना है, विभिन्न प्रकार की कृषि अपन पढ़ रहे हैं। पहला जो टाइप आपने जाना है वो है बारानी कृषि या शुष्क कृषि, जो कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। पूर्णतः वर्षा पर आधारित क्या है? ये कृषि है। अब पूर्णतः वर्षा पर आधारित है और पश्चिमी राजस्थान में की जाती है। नंबर 2 अगर अपन कृषि की बात करें तो वो है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि यानी कि मिश्रित कृषि से तात्पर्य है कि फसल की पैदावार के साथ साथ पशुपालन भी किया जाए, जो कि पूर्वी राजस्थान में मुख्यतः इसी प्रकार होता है कि खेती के साथ साथ पशुपालन भी उसमें क्या है? शामिल है। तो मिश्रित कृषि के लिए आप कह सकते हैं कृषि प्लस पशुपालन। कृषि प्लस पशुपालन। अगर कृषि के साथ साथ पशु भी पाले जाते हैं तो इसे अपन कहते हैं मिश्रित कृषि। और ये कृषि मुख्यतः फेमस कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान में प्राय मिश्रित कृषि ही की जाती है। नंबर 3 पे अपन बात कर रहे हैं रिले क्रॉपिंग।
रिले क्रॉपिंग। अब देखिएगा रिले क्रॉपिंग यानी तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब होता है एक ही खेत में एक ही वर्ष में 4 फसलें अगर प्राप्त कर ली जाए तो इसे कहा जाता है रिले क्रॉपिंग। ध्यान रखिएगा, एक ही खेत में एक ही वर्ष में 4 फसलें प्राप्त कर ली जाए, यानी उगाना यूं कह सकते हैं। एक ही खेत में एक ही वर्ष में 4, एक ही खेत में एक ही वर्ष में 4 फसलें उगाना। चार फसलें उगाना, यह कहलाता है रिले क्रॉपिंग। ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं रिले क्रॉपिंग, यानी कि एक ही खेत में एक ही वर्ष में 4 फसलें उगाना। नंबर 4 टाइप अपन बात करेंगे प्रसंविधा। प्रसंविधा कृषि या इसे आप कह सकते हैं समझौता कृषि। प्रसंविधा कृषि, समझौता कृषि या हाड़ी बट्टा कृषि। या हाड़ी बट्टा कृषि। तो ध्यान रखिएगा, प्रसंविधा कृषि, समझौता कृषि या हाड़ी बट्टा कृषि, इसे इन कई नामों से जानते हैं। इसके अंतर्गत ये अक्सर क्या है, सांझे के रूप में की जाने वाली कृषि है। इसके अंतर्गत प्राय केला, आम, लहसुन, प्याज इनकी खेती की जाती है और इसको प्राय पूर्वी राजस्थान के अंदर मीणा जनजाति द्वारा कराया जाता है। तो आप कह सकते हैं इसके अंदर केला, आम, लहसुन, प्याज। केला, आम, लहसुन, प्याज इत्यादि की कृषि, और किन के द्वारा, मीणा जनजाति द्वारा अगर ये कृषि की जाती है तो इसे कहते हैं प्रसंविधा कृषि। नंबर 5, तो देखो अपन ने 4 कृषियां देख ली है। नंबर 1 पर है बारानी कृषि या शुष्क कृषि, यानी ड्राई फार्मिंग या ड्राई एग्रीकल्चर। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली जो कृषि है वो कहलाती है बारानी कृषि। पूर्णतः वर्षा पर आधारित कृषि है ये। पश्चिमी राजस्थान स्पेशली जोधपुर में की जाती है। मिश्रित कृषि, कृषि प्लस पशुपालन, जो कि मुख्यतः कहाँ है, पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत है। रेले क्रॉपिंग, यानी एक ही खेत में एक ही वर्ष में अगर 4 फसलें उगाई जाए तो ये कहलाती है रेले क्रॉपिंग। प्रसंविधा कृषि या समझौता कृषि या हाड़ी बट्टा कृषि, इसके अंतर्गत केला, आम, लहसुन, प्याज इत्यादि की कृषि होती है और इसको मुख्यतः कौन करते हैं, मीणा जनजाति के लोग करते हैं। फिर है अपन पढ़ते हैं इसमें समोच्च कृषि या सीढ़ीदार कृषि। समोच्च कृषि या सीढ़ीदार कृषि। अब देखिएगा, समोच्च कृषि या सीढ़ीदार कृषि है क्या, ये पहाड़ी क्षेत्रों में विपरीत ढलान पर की जाती है ताकि कृषि आसानी से की जाती है। एक बार फिर से देखिएगा, पहली है बारानी कृषि, सेकंड है मिश्रित कृषि, तीसरी है रिले क्रॉपिंग, चौथी है प्रसंविधा कृषि और 5वीं है समोच्च कृषि या सीढ़ीदार कृषि। तो सीढ़ीदार कृषि कहाँ की जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। तो देखो इसके लिए आप यूँ कह सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में विपरीत ढाल पर की जाने वाली कृषि। पहाड़ी क्षेत्रों में विपरीत ढाल पर, पहाड़ी क्षेत्रों में विपरीत ढाल पर, की जाने वाली जो कृषि है वही कृषि एक्चुअल में कैसी कृषि कहलाती है, समोच्च कृषि या सीढ़ीदार कृषि कहलाती है।
तो ध्यान रहे ये किस क्षेत्रों में होती है। देखो ये जो संविदा कृषि है इसे अपन एक तरह से कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अपन? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। किसे कहा जाता है? संविदा कृषि को। समझौता कृषि यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। पांचवा अपन ने देखा है समोच्च कृषि या सीढ़ीदार कृषि, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में विपरीत ढाल पर की जाने वाली जो कृषि है वो ये कहलाती है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, फिर इससे आगे के जो कृषि के और जो अदर टाइप्स हैं उनकी अपन और चर्चाएं करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको एज इट ऐसे कैसे एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। तो देखिए आपने इसके अंदर 5 टाइप्स आपने इसके अंदर जान लिए हैं। नंबर 6 छठे टाइप की अगर अपन बात करें तो वो है जैविक कृषि यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग से तात्पर्य है कि परंपरागत कृषि जिसे अपन कह सकते हैं या रासायनिक उर्वरकों का उपयोग जिस कृषि में नहीं किया जाए वही कृषि वास्तव में क्या कहलाती है? जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है। यानी ऐसी कृषि जिसमें अपन फर्टिलाइजर्स रासायनिक उर्वरकों का जिसके अंतर्गत अपन उपयोग नहीं कर रहे हो, जिस कृषि में अपन रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं कर रहे हो वही कृषि वास्तव में क्या कहलाएगी आपके लिए? जैविक कृषि। तो देखिएगा जैविक कृषि यानी कि यूं कह रहे हैं अपन इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो आप कह सकते हैं ये कैसी है? परंपरागत कृषि। इसे ही अपन कहते हैं परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर या ट्रेडिशनल फार्मिंग। परंपरागत कृषि है ये, इसी को अपन कहते हैं परंपरागत कृषि कहते हैं। इस कृषि की मूल विशेषता यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं होता है। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं, किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का इस कृषि के अंतर्गत उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके लिए आप ये भी कह सकते हैं इस प्रकार की कृषि का उद्देश्य मृदा की प्राकृतिक गुणवत्ता को बनाए रखना है। इस प्रकार की कृषि का उद्देश्य मृदा की प्राकृतिक, इस प्रकार की कृषि का उद्देश्य मृदा की प्राकृतिक गुणवत्ता, प्राकृतिक गुणवत्ता को बनाए रखना है। नेक्स्ट और अपन एक पॉइंट और इसमें देख सकते हैं कि जो माकंदपुर है नैनीताल का, जो एक ऑर्गेनिक गांव कहलाता है। तो देखिएगा कुछ विशेष पॉइंट्स अपन नोट कर लें कि ऑर्गेनिक गांव कौन सा है, किसे कहते हैं। ऑर्गेनिक गांव कहाँ है? यानी जहां पर 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ऑर्गेनिक गांव जहां 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी ऐसा गांव जहां पर 100% जैविक कृषि होती है, उस गांव का नाम है माकंदपुर। ध्यान रखिएगा, माकंदपुर, और ये है नैनीताल में। माकंदपुर गांव वो है जहां पर कि 100%
जैविक खेती की जाती है, यानी ऑर्गेनिक गांव के नाम से इसे जाना जाता है माकंदपुर को, क्योंकि जहां 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, या कह सकते हैं 100% एग्रीकल्चर है जो वो ऑर्गेनिक है। नेक्स्ट आप इसके अंदर कह सकते हैं पूर्णतः जैविक कृषि उपयोग वाला भारत का पहला राज्य। ऐसा राज्य जहां पूर्णतः जैविक कृषि होती है, पूर्णतः जैविक कृषि वाला, पूर्णतः जैविक कृषि वाला, पूर्णतः जैविक कृषि वाला, जैविक कृषि वाला भारत का पहला राज्य, कृषि वाला भारत का पहला राज्य। तो आप बता सकते हैं कौन सा राज्य है। यहाँ तो देखो आपने देख लिया कि ऑर्गेनिक गांव के नाम से किसे जाता है, माकंदपुर को ऑर्गेनिक गांव कहते हैं जहाँ की 100% जैविक कृषि होती है। फिर दूसरा एक क्वेश्चन अपने पास फिर आता है कि पूर्णतः जैविक कृषि वाला भारत का पहला राज्य, तो वो राज्य है सिक्किम। ध्यान रखिएगा, सिक्किम, सिक्किम यहाँ 100% जैविक कृषि की जाती है। ये लो, तो यहाँ जैविक कृषि संबंधी कुछ पॉइंट्स अपन ने यहाँ जान लिए। एक अच्छा महत्वपूर्ण बिंदु है। तो देखिए आपने 6 कृषियाँ आपने जानी है। पहली आपने जानी थी बारानी कृषि, यानी कि जिसे शुष्क कृषि या ड्राई कृषि अपन ने उसे कहा था, जहाँ की वहाँ की जाती है जहाँ पर की वर्षा 75% से कम होती है, अथवा यूँ कह सकते हैं जो कृषि पूर्णतः बारिश पर, वर्षा पर आधारित होती है, वही कैसी कृषि थी, बारानी कृषि थी। फिर आपने देखा मिश्रित कृषि, जो कि पूर्वी राजस्थान में की जाती है, यानी कि खेती के साथ साथ पशुपालन भी उसमें सम्मिलित किया जाता है। नंबर 3 पे आपने देखा था रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग के अंतर्गत आपने देखा था कि जब एक ही खेत में या एक ही वर्ष के अंदर 4 बार फसलें उगाई जाती हैं, 4 फसलें प्राप्त की जाती हैं एक साल के अंदर और एक ही खेत से, तो इस प्रकार की जो कृषि थी उस कृषि को आपने कहा था रिले क्रॉपिंग। फिर से प्रसंविधा कृषि या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसे अपन ने कहा था, जिसको मीणा जनजाति के लोग करते हैं, और इसमें केला, आम, लहसुन और प्याज मुख्यतः उगाया जाता है। फिर नंबर 5 पे आपने देखा था सामोच्च कृषि या सीढ़ीदार कृषि, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में विपरीत ढाल पर की जाने वाली कृषि थी। फिर आपने नंबर 6 आपने पढ़ा है जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसे अपन क्या कहते हैं, परंपरागत कृषि भी कहते हैं। इसी को कहा जाता है परंपरागत कृषि, यानी कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। फिर इसमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं होता है। इस प्रकार की कृषि का उद्देश्य मृदा की प्राकृतिक गुणवत्ता को बनाए रखना होता है। ऑर्गेनिक गांव कहते हैं माकंदपुर को, जो कि कहाँ है, नैनीताल के अंदर है। पूर्णतः जैविक कृषि वाला भारत का पहला राज्य वो है सिक्किम। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, महत्वपूर्ण है। इसके बाद नंबर 7 पर पढ़ेंगे झूमिंग कृषि। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। झूमिंग कृषि क्या है, कैसे है, उसको अपन जानते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा नंबर 6 को। देखिए अब अपन नंबर 7 बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा स्पेशली। अब अपन पढ़ रहे हैं झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि या इसे आप कह सकते हैं झूमिंग कल्टीवेशन कह दो, झूमिंग कल्टीवेशन, या इसे अपन कह सकते हैं झूमिंग फार्मिंग। देखो इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि, झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि। इस कृषि की विशेषता क्या है, इस कृषि के अन्य और क्या क्या नाम है, वो सारी चीजें अपन थोड़ा सा और जान लें कि इसे अपन काटो और जलाओ और बुश फैलो कृषि भी कहते हैं। तो आप कह सकते हैं इसे काटो और जलाओ अथवा इसे काटो और जलाओ अथवा बुश फैलो कृषि,
अथवा बुश फैलो कृषि भी कहते हैं। बुश फैलो कृषि भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि भील या गरासिया जो जनजाति के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में और जो वन है उनको या तो जला देते हैं अथवा उनको क्या करते हैं, काट देते हैं और फिर वहाँ कुछ 2 या 3 साल तक उसमें खेती करते हैं, फिर उस स्थान को चेंज करके अन्य स्थान पर फिर ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं और ये क्रम उनका, ये सीक्वेंस क्या होता है, चलता रहता है। इस प्रकार की जो कृषि होती है वही वास्तव में क्या कहलाती है, झूमिंग कृषि, और इसे ही कहते हैं स्थानांतरित कृषि। क्या कहा मैंने, यानी वन क्षेत्र को काट कर अथवा उसको जला करके 2 या 3 साल तक वहाँ पर क्या करते हैं, ये कृषि करते हैं, उसके पश्चात वो अन्य दूसरे स्थान पर फिर इसी प्रकार से करते हैं। तो इस प्रकार की जो कृषि है उसे झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इसे काटो और जलाओ अथवा बुश फैलो कृषि भी अपन इसे कहते हैं। अब ये कृषि अलग अलग जनजाति के लिए अलग अलग स्थान पर अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे दक्षिणी राजस्थान में इसमें स्लेग या बन कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लेग या बन कृषि। लेकिन अपन इसे सामान्य बातें देखें, अब देखिएगा इसके अंदर कुछ अलग अलग नाम आते हैं झूमिंग कृषि के अंदर। जैसे आता है दजिया कृषि, दजिया कृषि नंबर 1 पे। ये मैंने आपको बता ही दिया कि ध्यान रहे, इसे काटो और जलाओ अथवा बुश फैलो कृषि भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या करते हैं, वन क्षेत्र को काटा जाता है अथवा उसको जलाया जाता है, फिर वहाँ 2 या 3 साल कृषि की जाती है, उसके पश्चात फिर अन्य स्थान पर इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है और यही कृषि वास्तव में क्या कहलाती है, झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब इसमें नंबर ए ले रहे हैं अपन दजिया कृषि, वनों को काटकर भीलों द्वारा मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि। तो ध्यान रखना, मैंने बताया वनों को काटकर या जलाकर। अगर वनों को काटा जाए और भीलों के द्वारा काटा जाए और मैदानी क्षेत्र में फिर कृषि की जाए तो उसे कहा जाता है दजिया कृषि। तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि वनों को काटकर, वनों को काटकर भीलों द्वारा मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि, वनों को काटकर भीलों द्वारा मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि, यही कृषि क्या कहलाती है, दजिया कृषि कहलाती है। वनों को काटकर भीलों द्वारा, देखो ये बार बार सब में आएगा। तो स्थानांतरित कृषि के एक तरह से टाइप हो गए। दूसरा लेते हैं चिमाता कृषि। ये देखो कृषि में बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है भाई, ये झूमिंग कृषि, चिमाता कृषि। चिमाता कृषि है वनों को जलाकर। देखो ध्यान रखना, फर्क क्या है, इसके अंदर तो वनों को काटा जा रहा है, इसमें क्या होगा, वनों को जलाकर। और किसके द्वारा, भीलों के द्वारा। यहाँ मैदानी क्षेत्रों में की जा रही है खेती और यहाँ क्या की जाएगी, पहाड़ी क्षेत्रों में। तो देखो आप यहाँ लिख सकते हैं वनों को जलाकर, वनों को जलाकर भीलों द्वारा, भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि, ये कृषि है वो कहलाती है चिमाता कृषि। देखो दोनों में फर्क ध्यान रखिएगा, दोनों में भील तो कॉमन है, लेकिन यहाँ मैदानी के स्थान पर क्या शब्द आ गया है, पहाड़ी क्षेत्र आ गया है, और यहाँ वनों को काटने के स्थान पर क्या आ गया है, जलाकर। ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, तो ये आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। यहाँ काटकर है, यहाँ जलाकर है, यहाँ मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, और भील दोनों के अंदर क्या है, कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नंबर सी, देखिए ये सब झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि के ही प्रकार हैं। नंबर सी पे अपन जो बात कर रहे हैं इसके अंदर वो है वालरू या वालरा भी बोलते हैं इसे, वालरू या वालरा। ये जो इस प्रकार की कृषि है गरासिया जनजाति द्वारा की जाती है और दक्षिणी राजस्थान में इसे स्लेग या बन कृषि कहते हैं।
गरासिया जनजातियों द्वारा झूमिंग कृषि, गरासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली झूमिंग कृषि, यानी कि गरासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली जो स्थानांतरित कृषि है वही क्या कहलाती है, वालरू या वालरा कहलाती है। दक्षिणी राजस्थान में इसे स्लेग या बंड कृषि कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान में इसे स्लेग या बर्न कृषि कहते हैं। तो ध्यान रहे, यहां एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने जाना है और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि। तो देखो, झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि है क्या कि किसी स्थान पर, यानी पहाड़ी क्षेत्र हो, पहाड़ी पर वन हो, यानी वनों को काटकर अथवा जलाकर वहां पर 2 या 3 साल कृषि करना और फिर उसके बाद उस स्थान को बदल करके अन्य स्थान पर इसी प्रक्रिया को पुनः दोहराना, यही कहलाता है स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि। इसे काटो और जलाओ अथवा बुश फैलो कृषि भी कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से इसके नाम भी अलग अलग हैं। भारत के भी अन्य जो स्टेट हैं वहां पर इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन अपन इसे केवल राजस्थान के संदर्भ में जान रहे हैं। तो देखिएगा, नंबर ए, फिर इसके भी टाइप्स अपन देख रहे हैं। झूमिंग कृषि को कहाँ का क्या कैसे कैसे नाम दिया गया है। दजिया कृषि, अगर वनों को काटकर भीलों द्वारा मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली जो कृषि है वो कहलाती है दजिया कृषि। और चिमाता कृषि क्या है, वनों को जलाकर, इसमें काटते हैं, इसमें जलाकर भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि। फिर है वालरू या वालरा, गरासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली झूमिंग कृषि, वो कहलाती है वालरा, यानी कि उसको जला करके, अगर गरासिया जनजाति उसे में अगर भील है तब तो दजिया या चिमाता होंगी, लेकिन गरासिया जनजाति कर रहे हैं इस कृषि को तो ये कृषि कहलाती है वालरू या वालरा कहलाती है। दक्षिणी राजस्थान में इसे स्लेग या बंड कृषि भी अपन इसे कहते हैं। तो ये 7 नंबर की एक महत्वपूर्ण कृषि थी जिसे एक बार आप नोट कीजिएगा। अब नंबर 8, 8वीं जो कृषि है उसे अपन जानेंगे, वो है निर्वाहक कृषि। निर्वाहक कृषि या कह सकते हैं सबिस्टेंस फार्मिंग। देखिएगा, नंबर 7 तक अपन जान चुके हैं। नंबर 8 पे आप बात करेंगे निर्वाहक कृषि। निर्वाहक कृषि या सबिस्टेंस जो है सब्सिस्टेंस जो कृषि है यानी निर्वाहक कृषि, इस कृषि में खाद्य फसलों की प्रधानता होती है और वर्ष में 2 या 3 फसलें समान रूप से उगाई जाती है। वैसे ध्यान रखना, इसके अंदर मुख्य रूप से क्या होती है, खाद्य फसलों की प्रधानता, खाद्य फसलों की प्रधानता। यानी अनाज की प्रधानता वाली जो फसलें हैं वो वास्तव में कहलाती है निर्वाहक कृषि या सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी खाद्य फसलों की प्रधानता वाली जो कृषि है वही वास्तव में कैसी कहलाती है, निर्वाहक कृषि कहलाती है। इसमें आप यूँ कह सकते हैं वर्ष में 2 या 3 फसलें समान रूप से उगाई जाती है। एक वर्ष में 2 या 3 फसलें समान रूप से उगाई जाती है। वर्ष में 2 या 3 फसलें इसमें क्या करते हैं, समान रूप से अपन इसे उगाते हैं। अब इसके बाद अपन बात करेंगे वाणिज्यिक कृषि यानी कॉमर्शियल फार्मिंग, फिर जो है गहन कृषि, उनके बारे में और बात करेंगे। एक बार आप इंपॉर्टेंट जो कृषि है झूमिंग कृषि, फिर इसके बाद आपने जाना है निर्वाहक कृषि यानी कि खाद्य फसलों की प्रधानता वाली कृषि, वर्ष में 2 या 3 फसलें समान रूप से उगाई जाती है। एक बार इसे नोट कीजिएगा, फिर इसमें आगे की कृषि और देखते हैं।
तो देखिएगा 7 और 8, 8 कृषियां अपन ने जान ली है। 8वें नंबर पे निर्वाह कृषि थी। अब आप बात कीजिएगा नंबर 9 वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि यानी कि आप इसे कह सकते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग ये होती है क्या है, नकदी फसलों का उत्पादन होता है, या यूं कह सकते हैं ये पूंजी सघन कृषि होती है। क्या कह सकते हैं, पूंजी सघन कृषि होती है, नकदी फसलों का उत्पादन होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है नकदी फसलों। अब नकदी फसलें कौन सी हैं, यानी कि जो मुनाफे के लिए है। नकदी फसलों में अपने मुख्य रूप से आती है तिलहन है, मसाले हैं, तिलहन, मसाले, इनकी जो कृषि है। इसके अलावा बागानी फसली है, बागानी फसलें। तो देखिए अपन जान रहे हैं नंबर 9 पे वाणिज्यिक कृषि यानी कॉमर्शियल फार्मिंग। इसमें क्या कहा, नकदी फसलों का इसमें खेती की जाती है। नकदी फसलों से तात्पर्य है जैसे तिलहन है, मसाले हैं, बागानी फसलें जैसे चाय, कॉफ़ी व औषधि फसलें। बागानी फसलें जैसे चाय, कॉफ़ी एवं औषधीय फसलें। औषधि फसलें इसके अंतर्गत मुख्यतः नकदी फसलों का उत्पादन करते हैं, या नकदी फसलों की क्या होती है, प्रधानता होती है। नकदी फसलों का ही क्या किया जाता है, उत्पादन होता है। तो लिख देंगे नकदी फसलों का उत्पादन। नकदी फसलें अगर बो रहे हैं, खेत के अंदर उत्पादन कर रहे हैं, तो वही कहलाती है वाणिज्यिक कृषि। नकदी फसलों में आते हैं तिलहन है, मसाले हैं, बागानी फसलें जैसे चाय, कॉफ़ी एवं औषधीय पौधे। इसमें यह भी कह सकते हैं अपन कि ये पूंजी सघन कृषि है। यह पूंजी सघन कृषि है। कैसी है, पूंजी सघन कृषि। नंबर 9 के बाद अब आप बात करेंगे नंबर 10 पे। इसमें आ रही है गहन कृषि। गहन कृषि यानी इंटेंसिव फार्मिंग। गहन कृषि या इंटेंसिव फार्मिंग ये होती है कि छोटे से भूखंड पर, गहन कृषि तात्पर्य है छोटे से भूखंड पर यानी कि छोटे से भाग पर, छोटे से खेत पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से जो कृषि की जाती है उसे कहते हैं अपन गहन कृषि। तो इसके लिए आप सिंपल सा कह सकते हैं कि छोटे से भूखंड यानी कोई भूमि का हिस्सा है, छोटा सा खेत है, कह सकते हैं छोटे से भूखंड पर साधारण औजारों, छोटे से भूखंड पर साधारण औजारों, छोटे से भूखंड पर साधारण औजारों वे अधिक श्रम से की जाने वाली कृषि, यही कृषि कहलाती है गहन कृषि, इंटेंसिव फार्मिंग। छोटे से भूखंड पर साधारण औजारों वे अधिक श्रम से की जाने वाली कृषि। नंबर 11 अपन बात करेंगे विस्तृत कृषि, एक्सटेंसिव फार्मिंग। विस्तृत कृषि या इसे कह सकते हैं एक्सटेंसिव।
विस्तृत कृषि। देखिएगा दोनों में फर्क है। यहाँ अपन कह रहे हैं छोटे से भूखंड पर साधारण औजारों वे अधिक श्रम से की जाने वाली कृषि, और विस्तृत जो कृषि है यानी एक्सटेंसिव जो फार्मिंग है, इसमें अपन कह सकते हैं बड़े बड़े जोत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि, यानी इसका जस्ट उल्टा हो गया। तो इसके लिए क्या कह सकते हैं, बड़े बड़े जोत आकार वाले, बड़े बड़े जोत आकार वाले, बड़े बड़े जोत आकार वाले खेतों पर बड़े बड़े जोत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि, विस्तृत कृषि। बड़े बड़े जोत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि, जबकि ये कैसी थी, गहन कृषि, छोटे से भूखंड पर साधारण औजारों से की जाने वाली कृषि थी। अब देखिएगा इसको अपन ने कहा इसमें श्रमिक का उपयोग कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन मात्रा क्या होती है, इसमें अधिक आती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, यांत्रिक विधियों का उपयोग किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं इसमें श्रमिक का उपयोग कम होता है, इसमें श्रमिक का उपयोग कम होता है, इसमें श्रमिक का उपयोग क्या है, कम होता है, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन मात्रा अधिक होती है, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन मात्रा अधिक होती है। इसमें श्रमिक का उपयोग कम होता है, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन मात्रा अधिक होती है, जबकि इसमें मामला क्या है, इसका उल्टा है गहन कृषि के अंदर। तो यहाँ आपने नंबर 11 तक के अपने कृषियाँ देख ली हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। तो देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, वाणिज्यिक कृषि यानी कॉमर्शियल फार्मिंग, नकदी फसलों का उत्पादन अगर कर रहे हैं अपन तो ये कहलाती है वाणिज्यिक कृषि, जिसका एग्जाम्पल जैसे नकदी कृषि में है तिलहन, मसाले, बागानी फसलें जैसे चाय, कॉफ़ी एवं औषधीय फसलें। यह पूंजी सघन कृषि होती है। कौन सी, वाणिज्यिक कृषि। नंबर 10 पे गहन कृषि यानी इंटेंसिव फार्मिंग, छोटे से भूखंड पर साधारण औजारों वे अधिक श्रम से की जाने वाली कृषि। विस्तृत कृषि, इंटेंसिव फार्मिंग, बड़े बड़े जोत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि। इसमें श्रमिक का उपयोग कम होता है, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन मात्रा इसमें क्या होती है, अधिक होती है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। नंबर 11 के बाद अपन बात करेंगे नंबर 12 से। नंबर 12 पे अपन इसमें जो कृषि ले रहे हैं वो है पारिस्थितिक कृषि यानी इको फार्मिंग। पारिस्थितिकी कृषि, इको फार्मिंग यानी ऐसी कृषि जो पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाए, यानी पारिस्थितिकी संपदा को बिना हानि पहुंचाए की जाने वाली कृषि। पारिस्थितिकी संपदा को हानि पहुंचाए बिना की जाने वाली कृषि। और देखो पारिस्थितिकी
संपदा को सबसे अधिक हानि पहुंचाती है झूमिंग कृषि, क्योंकि वहाँ वन काटे जाते हैं या क्या किया जाता है, वनों को जलाया जाता है। लेकिन यहाँ इसमें नहीं होगा। पारिस्थितिकी संपदा को हानि पहुंचाए बिना की जाने वाली जो कृषि है उसे अपन कहते हैं पारिस्थितिकी कृषि, यानी कि इको फार्मिंग कहते हैं। नंबर 3 पे अपन लेंगे रेचिंग खेती या रेचिंग खेती भी कह सकते हो, रेचिंग खेती। रेचिंग खेती यानी कि रेचिंग फार्मिंग। रेचिंग फार्मिंग, रेचिंग फार्मिंग होता क्या है कि प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी इत्यादि को चराया जाता है, तो इसे अपन कहते हैं रेचिंग फार्मिंग। लेकिन ध्यान रखना कि इसके अंदर फसल का उत्पादन नहीं होता है। प्राकृतिक वनस्पति पर पशुओं को चराया जाता है, स्पेशली भेड़ बकरियों को, परंतु यहाँ पर आप क्या देखेंगे, फसल का उत्पादन नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम्स के अंदर पहले कि वह कृषि जिसमें फसल का उत्पादन नहीं होता है तो वो है रेचिंग खेती। ध्यान रखिएगा वो कौन सी है, रेचिंग खेती है। तो इसके लिए आप एक सिंपल सी एक लाइन तो ये लिख सकते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति पर प्राकृतिक वनस्पति पर प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं, वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी इत्यादि को चराया जाता है। जैसे भेड़, बकरी इत्यादि को चराया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी इत्यादि को चराया जाता है। इसे ही अपन कहते हैं रेचिंग खेती या रेचिंग फार्मिंग कहते हैं, या यूँ कह सकते हैं रेचिंग एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं। ध्यान रखना इसके अंदर फसल उत्पादन नहीं होता है। इस कृषि में पशुओं को चराया जाता है बस, फसल उत्पादन नहीं। ये पॉइंट आप स्पेशली ध्यान रखिएगा इसके लिए कि इस कृषि में किसी भी प्रकार का फसल उत्पादन नहीं है, यानी कि वह कृषि जिसमें फसल उत्पादन नहीं होता है वो कृषि है अपने पास रेचिंग खेती। नंबर 14 पे अपन जो खेती की बात कर रहे हैं वो है ई खेती यानी ई एग्रीकल्चर। ई खेती या ई एग्रीकल्चर। ई खेती एग्रीकल्चर में क्या है, इंटरनेट पर आधारित सूचना और संचार के आधार पर जो अपन कृषि करते हैं उस कृषि को ही कहते हैं अपन ई खेती। तो आप इसके लिए सिंपल एक लाइन कह सकते हैं कि इंटरनेट पर आधारित, नाम से स्पष्ट है। तो इंटरनेट पर आधारित सूचना व संचार इंटरनेट पर आधारित सूचना व संचार तकनीक से संबंधित सूचना व संचार तकनीक से संबंधित, इंटरनेट पर आधारित सूचना व संचार तकनीक से संबंधित जानकारी के आधार पर संबंधित जानकारी के आधार पर विकसित कृषि
पर विकसित कृषि है वही क्या कहलाती है, ई कृषि या ई खेती कहलाती है। ध्यान रखना, इंटरनेट पर आधारित सूचना व संचार तकनीक से संबंधित जानकारी के आधार पर विकसित जो कृषि है उसे अपन कहते हैं ई कृषि। अब एक नंबर 15 और अपन जानते हैं और वो है रोपण कृषि। रोपण कृषि यानी कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें क्या करते हैं, जैसे रबड़ है, चाय है, कहवा है, इसकी जो पौधे हैं वो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, बड़े बड़े बागानों में एक ही फसल का वृहद स्तर पर सस्ते मजदूरों के द्वारा कृषि कार्य संपन्न कराया जाता है। तो आप इसमें सिंपल सी ये कह सकते हैं या यूँ कह सकते हैं, इसके लिए पौधे तैयार कर पौधों के रोपण द्वारा बड़े बड़े बागवानों में बड़े स्तर पर जो कृषि की जाती है वही कृषि वास्तव में क्या है, रोपण कृषि है, जो कि मुख्य रूप से जैसे कहवा है, चाय है, कॉफ़ी है, इनके जो पौधे हैं उनके लिए की जाती है। तो आप कह सकते हैं कि इसके लिए पौधे तैयार कर पौधों के रोपण द्वारा पौधों के रोपण द्वारा बड़े बड़े बागानों में तैयार कर बड़े बड़े बागानों में एक ही फसल का वृहद स्तर पर एक ही फसल का वृहद स्तर पर पौधे तैयार कर पौधों के रोपण द्वारा, ध्यान रखिएगा रोपण शब्द आ रहा है इसमें, पौधों के रोपण द्वारा बड़े बड़े बागानों में एक ही फसल का वृहद स्तर पर सस्ते मजदूरों के द्वारा कृषि कार्य वृहद स्तर पर पौधों का रोपण द्वारा बड़े बड़े बागानों में एक ही फसल का वृहद स्तर पर सस्ते मजदूरों द्वारा कृषि कार्य अगर संपन्न करते हैं तो यही कृषि कहलाती है रोपण कृषि। ध्यान रखना, सस्ते मजदूरों द्वारा एक ही फसल का वृहद स्तर पर सस्ते मजदूरों द्वारा कृषि कार्य, यह क्या कहलाता है, रोपण या प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहलाता है। इसमें आप जो संबंधित जो अपन खेती करते हैं, रबड़, चाय, कहवा इत्यादि बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। आप कह सकते हो इसमें चाय, कॉफ़ी या कहवा, रबड़ इत्यादि के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। देखिए यहाँ आपने 15 कृषियों के बारे में और जान लिया है। तो अपन कह रहे हैं विभिन्न प्रकार की कृषि है। पारिस्थितिकी कृषि, इको फार्मिंग यानी पारिस्थितिकी संपदा को हानि पहुंचाए बिना की जाने वाली कृषि हो गई। रेचिंग खेती यानी रेचिंग फार्मिंग, प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी इत्यादि को चराया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इसकी विशेष पॉइंट क्या है, फसल उत्पादन नहीं होता है इसके अंतर्गत। ई खेती यानी ई एग्रीकल्चर, इंटरनेट पर आधारित सूचना वे संचार तकनीक से संबंधित जानकारी के आधार पर विकसित जो कृषि होगी वो उसे ई खेती कहेंगे अपन। रोपण कृषि,
पौधे तैयार कर पौधों के रोपण द्वारा बड़े बड़े बागानों में एक ही फसल का वृहद स्तर पर सस्ते मजदूरों द्वारा कृषि कार्य जो किया जाता है वही कहलाती है रोपण कृषि। इसमें चाय, कहवा, रबड़ इत्यादि के पौधे बड़े पैमाने पर लगे जाते हैं। एक बार इसे नोट कीजिएगा। कुछ जो कृषि के और अन्य जो प्रकार हैं उनकी ओर अपन बातें करते हैं। देखिए, अपने 15 जो कृषि के टाइप्स थे वो तो अपन ने जान लिए हैं। पंद्रह कृषि के टाइप अपने जान लिए हैं। नंबर 16 बात कर रहे हैं जल कृषि की। जल कृषि या इसे अपन कह सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स यानी कि मिट्टी का उपयोग किए बिना केवल पानी में ही अगर पौधों की वृद्धि की जाए तो उसे कहते हैं जल कृषि। एक और होता है जब मिट्टी और पानी के उपयोग वगैरह हवा में करते हैं, जो कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए है। तो यहां अपन पहले इसके बारे में लिख लें कि जल कृषि यानी कि हाइड्रोपोनिक्स है क्या, मिट्टी का उपयोग किए बिना। ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई पहले एग्जाम्स के अंदर। मिट्टी का उपयोग किए बिना, मिट्टी का उपयोग किए बिना जल के अंदर पोषक तत्वों की उपस्थिति में, किए बिना जल के अंदर पोषक तत्वों की, मिट्टी का उपयोग किए बिना जल के अंदर पोषक तत्वों की उपस्थिति में, पोषक तत्वों की उपस्थिति में पौधों को उगाना। पौधों को उगाना ये कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स। ध्यान रखिएगा, ये टर्म्स स्पेशली याद रखनी है, हाइड्रोपोनिक्स यानी कि जल कृषि। तो यहाँ अपन ने कृषि के 16 जो प्रकार थे वो अपने जान लिए। कृषि के और भी अन्य बहुत सारे टाइप्स हैं। कुछ जो मुख्य प्रकार थे वो आपने जान लिए हैं। कुछ अन्य प्रकार आपको कहीं से और अगर अवेलेबल होते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। लेक्चर में काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 2 पार्ट करने पड़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर मेन जो कृषि के जो प्रकार थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ अन्य जो टाइप्स हैं वो आप और नोट कर सकते हैं 16 के बाद 17, 18 करके, जैसे कि एयर वाले हैं और भी अदर कई टाइप्स हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे।